ऑल, कैसे हैं आप सब? आवाज़ जा रही है मेरी सबको? गुड इवनिंग सर। आ रही है आवाज सर आपकी? आ रही है। स्क्रीन शेयर किया, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? हाँ जी सर। ठीक है। तो आज पेपर 1 का डेमो क्लास है। डेमो क्लास में आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है? आप लोग बताएँगे कि मैं अपने हिसाब से शुरू करूँ? देखिए, मेरे क्लास में थोड़ा-सा इंटरेक्टिव करना है, बोलना है आप लोगों को। अगर आप लोग बोलेंगे तो आपके अकॉर्डिंग क्लास चलेगी ये। तो क्या मैं इस परीक्षा के बारे में बताऊँ आप लोगों को डिटेल में, या कुछ क्वेरी है, कुछ सवाल है आप लोगों का तो वो पूछिए। तो दो रास्ते हैं। एक तो मैं अपने तरीके से शुरू करूँ, दूसरा उससे पहले अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं इस एग्जाम से रिलेटेड, सारी चीजों से रिलेटेड। कैसे करें बताइए? अंजलि, भारती, आवाज जा रही है? हेलो। हाँ हाँ। अंकित? यस सर, मतलब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में मतलब इस पर एडमिशन ही लेने वाला हूँ, तो मैं कब इस नेट का दे सकता हूँ सर? पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन पास आउट होने के बाद, या फिर से सेकंड सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में दे सकता हूँ मैं? आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जस्ट एडमिशन लेके एग्जाम दे सकते हैं। देखिए, ये एनटीए का मैंने ब्रोशर, एडमिशन? हाँ, एडमिशन लेते ही ले सकते हैं। एनटीए का ब्रोशर मैंने ओपन कर रखा है दिसंबर 2023 का, 24 का आया नहीं है अभी। टीचमेंट पे लोग देख पा रहे हैं जो ब्रोशर मैंने शेयर किया है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो एनटीए ये कहता है कि जब आपका नेट क्वालिफाई होगा, जैसे जिस डेट को आप नेट क्वालिफाई करते हैं उसके विद इन 2 ईयर्स, उसके 2 साल के भीतर आपका मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर आप एमए फर्स्ट सेमेस्टर में है तो जाहिर सी बात है आपका 2 साल के अंदर मास्टर्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि एमए फर्स्ट यस सेमेस्टर सर। में आप एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे, उसके बाद एग्जाम देंगे, तब तक आप सेकंड सेमेस्टर में चले जाएंगे। ठीक है, यस तो सर। अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक बार आप लोगों को बता ही देता हूँ इस एग्जाम के बारे में। सब लोग तैयार हैं? यस सर। हाँ, माइक म्यूट कर लीजिए। यस। सब लोग तैयार हैं? एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ, बताइए। सर यहाँ पे आप आगे पढ़ाओगे नहीं? आगे पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पे। किसका सवाल है? नहीं मतलब जो कल कराया था उससे आगे। नहीं, कल ये नहीं कराया था मैंने अभी तक सर ये। जो 8 बजे वाली क्लास में कराया था। 8 बजे क्लास तो 8 बजे से होगी ना आज। जो 8 बजे की क्लास है वो 8 बजे से होगी। तो जिन लोगों ने डेमो क्लास पहले ले लिया है वो जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, नहीं तो वो सीधे रजिस्ट्रेशन लेकर के टारगेट ग्रुप में आ जाएं। माइक म्यूट करिए। रजनी, कृपा शंकर, माइक म्यूट करिए। एक एक लोगों को माइक ऑन करके बोलना है, फिर ऑफ कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एनालिसिस करेंगे दिसंबर 2023 एग्जाम का, और देखेंगे कि एग्जाम का लेवल क्या है, किस तरीके से आ रही हैं चीजें। फिर उसके बाद एनटीए का क्या क्या एक्सपेक्टेशन है उस पर चर्चा करेंगे। तो लगभग 40 से 50 मिनट लूंगा मैं आप लोगों का। बीच में अगर किसी का सवाल होगा तो कोई पूछ सकता है, नहीं तो एक बार पूरा इस एग्जाम के पैटर्न को समझिए। डेमो क्लास का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट्स को ये बताया जाए जिस एग्जाम की आप लोग तैयारी करने जा रहे हैं उस एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सबसे पहले जो चीज आप करने जा रहे हैं वो आपको क्यों करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, जब आपको पता होगा तभी आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर पाएंगे। तो ये जीएस नेट अकेडमी का ब्रोशर है, ये आप लोगों को नहीं मिला होगा तो मिल जाएगा। इसमें सिलेबस है और एग्जाम का प्रिपरेशन क्यों करना चाहिए उस पर एक एनालिसिस है जो मैंने ही तैयार किया हुआ है। सारे स्टूडेंट के पास, आप लोगों के पास नहीं होगा तो मिल जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल दोनों ही है। इंग्लिश वाले से ही शुरू करते हैं। तो सर ग्रुप में पीडीएफ डाल दीजिएगा ना? हाँ, डाल दूंगा मैं ग्रुप में पीडीएफ। किसका सवाल था ये? कुछ ग्रुप में शेयर है। अंकित, आपका सवाल था? यस सर। तो आप जिस ग्रुप में ऐड है उसमें ऑलरेडी शेयर है पीडीएफ। है टीचमेंट पे नहीं है, वो हो जाएगा उस पे भी। ठीक है, तो दिसंबर 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें टोटल लगभग 9.5 लाख के करीब में लोगों ने अप्लाई किया था। 9.4 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। किसके लिए? नेट जेआरएफ के लिए। नेट जेआरएफ 2023 में 83 सब्जेक्ट के लिए हुआ था, जिसमें से सबका पेपर 1 क्या था? कॉमन था। तो कुल 83 सब्जेक्ट में नेट जेआरएफ की परीक्षा हुई थी 23 में, जिसमें से सबका पेपर 1 एक ही होता है, चाहे वो हिंदी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पोल साइंस हो, होम साइंस हो, मैनेजमेंट हो, मैथमेटिक्स हो। ठीक है, तो उन सब के लिए पेपर 1 कॉमन होता है।
और ये परीक्षा हुई थी 6 दिसंबर से लेके 14 दिसंबर 23 के बीच में। तो ये जो 9,45,872 लोगों ने, ये एनटीए ने खुद अपने वेबसाइट पे शेयर किया हुआ है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ऑथेंटिक सोर्स है ये। इस क्लास में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी सारे ऑथेंटिक सोर्स से दी जाएंगे। तो टोटल लगभग 9.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। उसमें से 6,95,000 लगभग 7 लाख लोगों ने परीक्षा में बैठे थे। अप्लाई तो कर दिया था सबने, लेकिन एग्जाम में कितने लोग बैठे? लगभग 7 लाख लोग। और उसमें से जो क्वालिफाई हुए हैं उसमें से 58,794, जिसमें नेट और जेआरएफ दोनों हैं ऑल सब्जेक्ट के। ठीक है। अब उसमें जो 5,794 लोग थे, उसमें से जो नेट हुआ है वो 53,000 लोगों का हुआ, लगभग 54,000 मान लीजिए, और 5,000 लोगों का जेआरएफ हुआ है। तो ये टोटल 6,95,000 का रेशियो देखेंगे तो नेट हुआ है 8 से 9% लोगों का, और जेआरएफ हुआ है 0.77% लोगों का। तो दिसंबर 2023 एग्जाम का विश्लेषण करने से हमें ये पता चलता है कि इस परीक्षा में कितने लोग अप्लाई करते हैं और सक्सेस रेशियो क्या है, सफल होने का अनुपात क्या है। तो इसमें एक चीज आपको स्पष्ट रूप से पता चलती है कि सक्सेस रेशियो बहुत कम है। लगभग 8 से 9% लोगों का ही नेट हुआ है। मतलब अगर 100 स्टूडेंट ने नेट का परीक्षा दिया तो उसमें से 8 लोगों का ही नेट हुआ है, और उसमें से एक भी नहीं, मतलब 0.77, तो एक मान सकते हैं, एक जेआरएफ है। तो 100 पे एक जेआरएफ है। तो ये परीक्षा टफ है कि आसान है? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। और एनालिसिस जो ये बताती है वो ये कहती है कि मोस्टली लोगों का जेआरएफ नहीं होने का सबसे बड़ा रीजन है वो है पेपर 1। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो इस पे लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो ये सारा एनालिसिस करके नोट्स बनाया गया है जिसमें आप लोग सारी जानकारी ले सकते हैं। तो मोस्टली इसमें पेपर 1 के कारण लोगों का एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है। 99% लोगों का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि पेपर 1 पे ध्यान नहीं देते हैं लोग। पेपर 1 में टोटल आपके 10 यूनिट्स हैं। ठीक है। जिसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है, कंप्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है आपको, इन्वायरमेंट पढ़ना है, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट पढ़ना है आपको। ठीक है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है? डेटा इंटरप्रिटेशन से सवाल आते हैं इसमें, हायर एजुकेशन सिस्टम होता है, और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है। तो मोस्टली जो पेपर 1 का 10 यूनिट है उसमें से जो सवाल पूछे जाते हैं मोस्टली लोगों का वो पढ़ा हुआ नहीं होता है क्लास में। ठीक है। पेपर 2 जो आपका होता है हिंदी साहित्य, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, वो आप ग्रेजुएशन में भी पढ़े होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़े होते हैं। लेकिन पेपर 1 के जो यूनिट्स हैं वो मोस्टली लोग नहीं पढ़े होते हैं। जैसे कम्युनिकेशन की क्लासेस नहीं चलती हैं, आप जिस सब्जेक्ट से होंगे उसमें नहीं होती हैं वो, और उस सब्जेक्ट्स पे जो सवाल पूछे जा रहे हैं उन यूनिट से वो बेसिक कॉन्सेप्ट से सवाल पूछे जा रहे हैं, जिससे ना सिर्फ उस टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए बल्कि आपकी ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिससे जो सवाल पूछे जाए उसको आप कर पाने की स्थिति में हो। तो पेपर 1 को ठीक तरीके से पढ़ना और उसके जो डिमांड है उसको समझना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेट की परीक्षा कई बार देने के बाद, 3-4 बार देने के बाद लोगों को ये समझ में आता है कि मेरा जेआरएफ जो नहीं हो पा रहा है वो पेपर 1 की वजह से नहीं हो रहा, ये बहुत बाद में पता चलता है। ठीक है। तो इस क्लास में आपको सिलेबस के प्रति क्या अप्रोच होगा वो भी मैं भी बताऊंगा 5 मिनट में, लेकिन उससे पहले एग्जाम के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। 5 मिनट में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, और वो कहाँ से बताऊंगा? ब्रोशर के थ्रू, जो दिसंबर 2023 का ब्रोशर है, जो ऑलरेडी शेयर है, ग्रुप में शेयर किया मैंने, जिन लोगों को नहीं मिला उनको मिल जाएगा। ठीक है। तो इसको देखते हैं, ब्रोशर है आपका ये। ब्रोशर देखा था आप लोगों ने पिछली बार जब फॉर्म अप्लाई किया था? दिसंबर 2023 के एग्जाम किन लोगों ने दिया था? आप में से दिया था किसी ने? आवाज जा रही मेरी आप लोगों को? नहीं दिया था सर। नहीं दिया था, गुड। ऐसे ही रिप्लाई करना जब पूछा जाए तो ये है जिसमें आप देखेंगे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। सबको विजुअल हो रहा है ये? क्लियर? यस सर। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले एनटीए के बारे में दिया हुआ है कि एनटीए क्या है। एनटीए जो है एमएचआरडी उस समय था,
अभी इसको मोदी सरकार आने के बाद ये हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। पहले क्या था, ये MHRD था कांग्रेस के समय में, बाद में मोदी जी आए तो उन्होंने कर दिया नोन एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसी का माइक ऑन है, ऑफ करिए, म्यूट करिए माइक। कृपा शंकर माइक म्यूट करिए। यस सर। माइक तभी अनम्यूट करना जब आपको बोलना हो ऑनलाइन क्लास में। यस सर, यस सर। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कृपा शंकर माइक म्यूट करिए आप। और तुम म्यूट कर। आप म्यूट नहीं करेंगे फिर मैं आपको रिमूव कर दूंगा क्लास से। ऑनलाइन क्लास में आपको ध्यान रखना है क्योंकि फिर सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं उससे। तो जब बोलना है माइक अनम्यूट करिए और फिर बोलिए, फिर म्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो है NTA से सवाल पूछ लेता है कभी कभी कि NTA क्या है, क्या इसकी स्थापना क्यों हुई। तो बेसिक आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि NTA क्या है। ये क्या है, एक जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके तरह ये स्थापित किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो बहुत सारे एग्जाम को कंडक्ट कराती है। 2018 के बाद से NTA आपका एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। उसके पहले CBSE कराता था, उसके पहले UGC नेट करवाता था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कराता था। तो आपका यूनिट 10 है पेपर 1 में, हायर एजुकेशन सिस्टम। आप सभी नेट JRF क्वालिफाई करने के बाद क्या बनेंगे, PhD रिसर्च स्कॉलर बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। दैट इज द पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम। आप सभी उच्च जो हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षण है, उसके अभिन्न अंग हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में। तो यहाँ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से सवाल पूछता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1956 में हुई थी, ठीक है। और इसके ऊपर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, क्या करना है, एक तो फंड देना है, निधि देना है लोगों को। जब आप JRF क्वालिफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा 40,000 प्लस 40,000 से के करीब में मिलता है। 2 साल JRF मिलता है, उसके बाद आप लोगों को SRF मिलता है, ठीक है। तो जैसे आप JRF क्वालिफाई करते हैं तो डेट ऑफ PhD रजिस्ट्रेशन, जिस डेट को आपका PhD में रजिस्ट्रेशन होगा उस डेट से लेकर के 2 इयर्स तक, 2 साल तक आपको मिलेगा JRF, जिसको बोलते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप। और ये आपको मिलता है, रिसर्च करने के लिए सरकार फेलोशिप देती है। करंटली 35 से 40 हजार रुपए आपको मिलते हैं। और 2 साल के बाद आपको 3 साल के लिए मिलता है SRF, जिसको बोलते हैं सीनियर रिसर्च फेलोशिप। और इसमें लगभग 8,000 रुपए और ऐड हो जाते हैं इसमें, तो लगभग 48,000 के करीब में है। टोटल अमाउंट आपको ये मिलता है 5 ईयर तक, लगभग 25 से 30 लाख रुपए आपको सरकार देती है रिसर्च करने के लिए। इसके अलावा सरकार देती है आपको कॉन्टेंजेंसी ईयर में 10 से 12,000 रुपए, 15,000 रुपए, इतना है। तो साल में एक बार आपको कॉन्टेंजेंसी मिलता है और उस कॉन्टेंजेंसी में आपको किताबें, पेन ड्राइव वगैरह खरीदना, लैपटॉप, ये सारी चीजें आप खरीद सकते हैं उससे। तो ये हर साल आपको मिलता रहता है। ये फंडिंग कौन करता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन करता है। इसकी स्थापना इसीलिए की गई है, किसके अंतर्गत की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है उसके 2 डिपार्टमेंट्स हैं। एक है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। शिक्षा मंत्रालय जिसको बोलते हैं, शिक्षा मंत्रालय के 2 भाग हैं, एक है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ जो प्राइमरी एजुकेशन होता है उससे। तो हायर एजुकेशन जो होता है ये क्या देखेगा, ये आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट JRF, ये सारा ये देखता है। UGC जो है इसके अंतर्गत आता है, UGC की स्थापना इसके अंतर्गत की गई है ताकि ऐसे स्टूडेंट जो स्कॉलर्स हैं उनको सरकार फंडिंग कर सके, पैसा दे पाए, जिससे उनके आगे की पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चले। तो JRF क्वालिफाई करने के बाद एक तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, घर पे आप इकोनॉमिक सपोर्ट कर पाएंगे। आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनको भी आप पढ़ा सकते हैं और आप अपना खुद का भी आगे की पढ़ाई का सपना पूरा कर सकते हैं, क्योंकि 40,000 रुपए ठीक ठाक अमाउंट होता है और वो आपको सिर्फ पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये UGC के कुछ काम है, जब हायर एजुकेशन सिस्टम हम पढ़ेंगे तो इस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या क्या होता है। अब जो नेट JRF स्कॉलरशिप दिया जाता है वो सिर्फ वही नहीं देता है, इसके अलावा शेड्यूल्ड कास्ट के लिए अलग से एक मिलता है जिसको बोलते हैं NFSC, नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। ये इसको अलग से अप्लाई किया जाता है। बहुत सारे शेड्यूल कास्ट के ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता ही नहीं होता है, तो सिर्फ नेट JRF के लिए अप्लाई करते हैं, इसके लिए अप्लाई नहीं करते हैं, तो वो भी आपको अप्लाई करना है। ऐसे ही कोई अदर बैकवर्ड क्लास का है तो वो नेशनल फेलोशिप ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास कर सकता है, ठीक है। कांग्रेस के समय में इसका नाम था राजीव गांधी फेलोशिप करके था, इसको सरकार ने बदल दिया, नेशनल फेलोशिप कर दिया, ठीक है। ऐसे ही अदर बैकवर्ड क्लास के लिए और पर्सन ऑफ डिसेबिलिटीज के लिए, तो ये 3 लोग जो नेट JRF के अलावा भी अप्लाई कर सकते हैं और इसमें भी लगभग उतना ही अमाउंट मिलता है, ठीक ठाक अमाउंट मिलता है।
एनएफएससी का काम इस समय देख रही है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इस समय एनएफएससी का काम देख रही है, वहां से जाता है और वहां से मिलता है। पिछले बैच में के स्टूडेंट थे गौरव, तो उनका नेट हुआ था, उनका पोस्टर पे फोटो भी है गौरव कुमार, और उन्होंने फिर एनएफएससी क्वालिफाई किया था, तो उनको इसके थ्रू अब स्कॉलरशिप मिल रही है। जेआरएफ नहीं हुआ था लेकिन इसके थ्रू उनको सेम स्कॉलरशिप मिल रही है, तो ये आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जो दिसंबर 2023 का एग्जाम हुआ था उसका जब आया रिजल्ट, उसके बाद ये कयास लगा रहे थे कि जो जून 24 उसमें सिलेबस चेंज होगा। इस वजह से ये बैच थोड़ा लेट से शुरू किया गया है, क्योंकि मैंने पता किया तो अभी सिलेबस चेंज हो सकता है लेकिन वो 24 से अप्लाई नहीं होगा, अगर होगा भी तो दिसंबर 24 से अप्लाई होगा, इस बार तो नहीं होगा। तो इस बार जो दिसंबर 2023 का पैटर्न था एग्जाम का सेम रहेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग नेट का एग्जाम देते हैं लेकिन उन्हें पैटर्न ही नहीं पता होता है कि पैटर्न क्या होता है इसका, तो पैटर्न आपको ठीक तरीके से पता होना चाहिए। जैसे ये क्या होता है, इससे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्या होता है, जब आप आईसीटी वाला पढ़ेंगे यूनिट सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, तो वहाँ डिटेल में समझेंगे इस चीज को, ठीक है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका होगा, कंप्यूटर पे आपको जाकर के एग्जाम देना है। टोटल 2 पेपर होते हैं इसमें, पेपर 1 जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो ये 100 मार्क्स 100 अंक का पेपर होता है, ठीक है। द क्वेश्चन इन पेपर 1 इंटेंड्स टू एक्सेस द टीचिंग ऑब्लिक रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट। ये कह रहे हैं कि पेपर 1 का उद्देश्य ये होता है कि अभ्यर्थी की या जो छात्र है उसकी शिक्षण और शोध से रिलेटेड क्या क्षमता है, क्या कार्यकुशलता है, इस बात की पड़ताल की जा सके। शिक्षण और शोध से रिलेटेड ही क्यों पड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि नेट जिसको बोलते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, और किस बात की पात्रता करता है ये, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की, प्रोफेसर बनने की, टीचर बनने की योग्यता आपके अंदर है कि नहीं है, इस बात की जांच करता है ये परीक्षा। तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आप या तो पीएचडी करेंगे, रिसर्च स्कॉलर बनेंगे, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, ठीक है। पीएचडी करेंगे तो रिसर्च करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तो क्या करेंगे, आप टीचिंग करेंगे। इसीलिए ये टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड इस पेपर का नाम दिया गया। बहुत सारे लोग परीक्षा देते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि पेपर 1 का नाम टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड क्यों रखा गया है, इसलिए रखा गया है। ये साफ साफ कह रहे हैं कि पेपर 1 का उद्देश्य ये होगा कि कैंडिडेट्स की टीचिंग और रिसर्च से रिलेटेड क्या योग्यता है। एप्टीट्यूड क्या होता है ये मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। एप्टीट्यूड मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष में कार्य करने की कुशलता कितनी है आपके अंदर, ठीक है। इट विल प्राइमरी बी डिजाइन टू टेस्ट रीजनिंग एबिलिटी, आपके तर्क करने की क्षमता क्या है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, आप पढ़ करके चीजों को कैसे समझते हैं, आपकी बोधगम्यता कैसी है, उसकी जांच करेगा ये। डाइवर्जेंट थिंक एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ द कैंडिडेट, तो एक कैंडिडेट के अंदर सब्जेक्ट के साथ ही जिस विषय में वो कर रहा है, जैसे हिंदी साहित्य वो पढ़ रहा है, हिंदी साहित्य का प्रकांड विद्वान है, लेकिन जैसे ही पेपर 1 की बात की जाती है, जैसे इन्वायरमेंट की बात आती है, जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन की बात की जाती है, जैसे कंप्यूटर की बात की जाती, करे नहीं पाते। हिंदी में असिस्टेंट प्रोफेसर है, गूगल मीट पे क्लास ले नहीं पा रहे, ईमेल करना नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा। क्योंकि रिसर्च और टीचिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें कंप्यूटर पे है, इंटरनेट पे है। पिछले बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की बात करी, क्योंकि वो डिजिटली एजुकेशन सबको देना चाहता है। स्वयं पोर्टल, स्वयं प्रभा और मूक्स जैसे प्लेटफॉर्म बनाया गया जहाँ पे फ्री एजुकेशन सरकार दे रही, ताकि जितने भी लोग हैं सभी लोग क्लासेस कर पाए, वहां से जुड़ पाए, ठीक है। ऐसे में अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के टीचर बनते हैं या कहीं भी आप टीचिंग करते हैं और आपको बेसिक ही नहीं पता है कि कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, मोबाइल कैसे चलाते हैं, व्हाट्सएप कैसे करते हैं, कम्युनिटी कैसे बनाते हैं। एक आपने सुना होगा वीसी, इसको बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लोग बोलते हैं कि वीसी के थ्रू मीटिंग होने वाली है, तो आपको पता ही नहीं कि वीडियो वीसी में कैसे होते हैं, गूगल मीट का लिंक कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये आपको दिक्कत करेगा, ठीक है। तो टोटल 3 घंटे का पेपर होगा, 180 मिनट का होगा, कोई ब्रेक नहीं होगा इसमें, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी आपकी। सही अंक के लिए आपको सही क्वेश्चन के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे, गलत करेंगे तो उसका कोई अंक नहीं काटा जाएगा। द लिस्ट ऑफ सिलेबस, तो 83 सब्जेक्ट के सिलेबस इन्होंने दे रखा है अपने ब्रोशर में। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इसको आप लोग ध्यान से सुनिए। ये जिसको पता होता है उसके 3 से 4 सवाल ज्यादा सही हो जाते हैं। सिर्फ पढ़ाई का खेल नहीं है नेट जेआरएफ निकालना, एकदम क्लियरली बता रहा हूं मैं। सिर्फ और सिर्फ दिन रात आप पढ़ेंगे, इससे नेट जेआरएफ नहीं होने वाला आपका, जब तक कि आप स्मार्ट स्टडी नहीं करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है। इस परीक्षा में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहां पे
स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है। तो सही गाइडेंस में पहले सबसे पहले ये बताया जाता है कि आपको क्या नहीं करना है। तो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होगा? द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शैल बी इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। तो क्वेश्चन पेपर हिंदी और अंग्रेजी दो माध्यम में ही होंगे, ठीक है। जो ऑप्शन मीडियम क्वेश्चन पेपर शुड बी चूजन बाय कैंडिडेट। तो आपका जो भी मीडियम वो चूज करिएगा वही आएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? 4 वाला। इन केस ऑफ एनी एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी का मतलब भ्रम की स्थिति में, कोई दोहराव की स्थिति में, इन ट्रांसलेशन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वेश्चन इन द एग्जाम, इट्स इंग्लिश वर्जन शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल एंड डिसीजन ऑफ एनटीए शैल बी फाइनल इन दिस रिगार्ड। तो होता क्या है, क्वेश्चन पेपर मूल रूप से इंग्लिश में बनता है, इसका ये हिंदी में अनुवाद करते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि अनुवाद करने में या कंस्ट्रक्शन करने में, अंग्रेजी से हिंदी बनाने में या अनुवाद करने में अगर कोई गलती पाई गई तो एनटीए इंग्लिश वर्जन को भी फाइनल ट्रीट करेगा, हिंदी वाले को भाव भी नहीं देगा, एंटरटेन ही नहीं करेगा। जो हिंदी साहित्य के लोग हैं या हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो पेपर 1 केवल हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते ही आफत आ जाती है उनको। और ये एक बड़ा कारण है कि वो उनके पेपर 1 में 3 से 4 क्वेश्चन कम सही होते हैं कंपैरिजन टू इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। इस क्लास में आपको हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में चीजें बताई जाएंगी, जिससे कुछ दिन क्लास करने के बाद, चाहे भले ही आप हिंदी के विशुद्ध हिंदी के विद्वान हो, ठीक है, आपकी इंग्लिश भी ठीक ठाक आ जाएगी और आपके 3 से 4 सवाल ज्यादा सही होंगे सेम पढ़ाई में जो आप पढ़ाई पढ़ते हैं। और 3 से 4 सवाल ज्यादा सही होने का मतलब कि अगर आपके 26 क्वेश्चन सही हो रहे हैं पेपर 1 में तो 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं? और 30 क्वेश्चन होने का मतलब सीधे जेआरएफ, नो डाउट, सीधे जेआरएफ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान से पता, बहुत सारे जगह पढ़ाई होती है लेकिन इन सारी चीजों के बारे में बहुत कम बातचीत किया जाता है, नहीं के बराबर बातचीत किया जाता है। एक तो स्टूडेंट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में ठीक तरीके से पढ़ाई नहीं होती है, उसके बाद से जहां वो ज्वाइन करते हैं उनका भी मेन उद्देश्य पढ़ाने के बजाय मार्केटिंग करने में, लाइक बढ़ाने में, सब्सक्राइब करने में या पैसा कमाने में ज्यादा होता है, ना कि स्टूडेंट के हितों के बारे में सोचने में। क्योंकि स्टूडेंट का हित एक टीचर होने के नाते एक नैतिक दायित्व भी होता है, और नैतिक दायित्व ये है कि स्टूडेंट को जो भी रिक्वायरमेंट है परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए वो सारी चीजें प्रोवाइड की जाए। तो इस क्लास का बेसिक पर्पस ये है कि आप सभी को परीक्षा को लेकर के जिस भी चीज की जरूरत है वो सारी चीजें प्रोवाइड करना, न सिर्फ प्रोवाइड करना बल्कि ऑथेंटिसिटी के साथ, प्रामाणिकता के साथ प्रोवाइड करना, गलत सूचना नहीं देना। भारत के विभिन्न क्षेत्रों से जो स्टूडेंट यहाँ ज्वाइन करते हैं उनको दिल्ली जैसे जो उच्च कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके टक्कर का स्टडी मटेरियल देना, उनसे बेहतर गाइडेंस देना, उनसे बेहतर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना स्टूडेंट का, ताकि जो एनटीए एग्जाम का रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर पाए, और जो परीक्षा आप 1 साल में 2 साल में क्लियर करने वाले हैं वो 6 महीने में कर पाए। इससे आपका लगभग, अगर आपका 6 महीना भी बचता है, अगर आप दिसंबर में क्वालिफाई करने वाले हैं और एक क्लास ज्वाइन करने के बाद आप जून में कर पाते हैं तो आपका 6 महीने बच गया। और जीवन में आप पैसा तो फिर कमा सकते हैं लेकिन समय फिर वापस नहीं आएगा जो निकल जाएगा। नेट जेआरएफ के मोस्टली स्टूडेंट अनसीरियस होते हैं, वो हल्के में लेते हैं परीक्षा को, जून है तो दिसंबर में देंगे, और इस चक्कर में एमए भी कंप्लीट हो जाता है, पीएचडी भी शुरू हो जाता है, उनका जेआरएफ नहीं क्वालिफाई होता है। अगर आपके पीएचडी शुरू होने से पहले जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से ही आपको ठीक ठाक पैसा मिलने लगता है। अगर वो 6 महीना डिले हुआ तो 6 महीना गुणे 40,000 कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कितने का नुकसान हुआ है, लगभग 2,40,000 का, ठीक है। और जो लोग लेट से जेआरएफ निकालते हैं फिर वो पीएचडी लेट तक करते हैं, उनको लगता है 5 साल तक पैसा मिल रहा है तो अभी पीएचडी क्यों सबमिट करें, ठीक है, तो उनको दिक्कत हो जाती है। तो जैसे जैसे लेट करते जाएंगे बाद में आपकी सारी चीजें लेट हो जाएंगी। मार्किंग स्कीम क्या होता है? इस क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, बताया था आपको 2 नंबर होते हैं, और देयर इज नो निगेटिव मार्किंग, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये सारी चीजें है इसमें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है। तो जितने भी जनरल कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, उनको 55% होना चाहिए मास्टर्स में, ग्रेजुएशन में नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन में। पहले बता रहा हूँ, कई सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर ग्रेजुएशन होना चाहिए कि पोस्ट ग्रेजुएशन? ये पीजी के बाद एग्जाम दिया जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, तो इसमें आपका 55% होना चाहिए। अदर जो कास्ट हैं उनका 50% होना चाहिए, जिसमें ओबीसी, ठीक है, एससी, एसटी, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, थर्ड जेंडर, ये भी आते हैं, ठीक है। इनका कितना होना चाहिए? 50%। तो आपका ये मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है, इतना होना चाहिए तभी आप एग्जाम दे सकते हैं, अदरवाइज आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ भी किसी का सवाल था कि परसू कर रहे हैं, दे सकते नहीं दे सकते, साफ साफ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स हु आर परसुइंग देयर मास्टर्स डिग्री, जो परस्यू कर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं?
वो दे सकते हैं, अपीयर्ड फॉर द क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री फाइनल ईयर एग्जाम एंड, तो वो दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या है इसमें काम का, थर्ड जेंडर कैटेगरी का है तो उससे कोई क्वेरी है नहीं, हो जाएगा। पीएचडी डिग्री का है तो जिसने पीएचडी किया हुआ है उसको कुछ रिलैक्सेशन है, ये छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं एज और रिलैक्सेशन पे। एज कितना होना चाहिए, ये लोग पूछते हैं कि मेरा एज है कि नहीं है, क्योंकि नेट के लिए तो कोई एज नहीं है लेकिन जेआरएफ के लिए एज है। तो जेआरएफ नॉट मोर देन 30 ईयर, 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 31वें साल में जाकर के आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो जेआरएफ नहीं मिलेगा आपको, नेट का ही सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों को रिलैक्सेशन है, किसको किसको है, 5 साल का रिलैक्सेशन उनको प्रोवाइड किया जाता है जो कैंडिडेट ओबीसी से आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर। एनसीएल का मतलब नॉन क्रीमी लेयर से जो लोग आते हैं उनको रिलैक्सेशन दिया जाता है इसमें 5 साल का। तो जनरल कैटेगरी के लिए कितना होना चाहिए, 30 साल। ओबीसी के लिए कितना होना चाहिए, 35 साल तक दे सकते हैं। ठीक है। और एससी से जो हैं, एसटी से जो हैं, पीडब्ल्यूडी से हैं, थर्ड जेंडर हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट वुमेन कैंडिडेट, जितनी लड़कियां हैं वो 35 साल तक जेआरएफ क्वालिफाई कर सकती हैं। बहुत सारी लड़कियों को ये चीज पता ही नहीं होता है, उनको लगता है कि 30 साल बोला, हम तो 32 साल का होगा तो कहाँ अप्लाई करें, फिर वो नहीं करते हैं। तो महिलाएं जो हैं 35 साल तक जेआरएफ क्वालिफाई कर सकती हैं। ये जनरल, और वो भी पुरुषों के लिए है। जनरल कैटेगरी के जो मेल हैं उनके लिए है 30 साल का उम्र ये। ठीक है, और किसको किसको रिलैक्सेशन दिया जाता है, जो एलएलएम के स्टूडेंट हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। ठीक है, एलएलएम डिग्री के जो स्टूडेंट हैं उनको कितना दिया जाता है, 3 ईयर का, 3 ईयर रिलैक्सेशन इन एज। क्यों, क्योंकि वो एलएलबी करते हैं, बीए एलएलबी करते हैं, तो 3 साल उसमें उनका एक्स्ट्रा चला जाता है, इस वजह से उनको इसमें दिया जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर नेट के लिए देयर इज नो अपर एज लिमिट फॉर अप्लाइंग यूजीसी नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो नेट वालों के लिए कोई एज बारता नहीं, कोई 50 साल का वो भी दे सकता है, 55 साल का वो भी दे सकता है, नो इशू। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम को लेकर के कुछ चीजें। और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने कितने होते हैं वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसमें कहीं दिया होगा, ऐसे जान लीजिए। क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, अगर वो मिनिमम हुआ तो। आप लोग हिंदी के जो लोग हैं वो परेशान तो नहीं हो रहे हैं, मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ तो उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? शिखा, पूनम, अंकुश, अंजुला, अंजलि, भारती, आप लोग ऐसे ही सारे क्लास में चुप रहते, नहीं बोलते हैं बिल्कुल भी? टीचमेंट वाले स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स करिए, कोई आवाज जा रही मेरी? सर मैसेज में बोल देते हैं, मैसेज में बोल देते यहाँ हैं। पे जो चैटिंग का ऑप्शन आ रहा है ना उसमें लिख देते नहीं हो रहा है। हैं, डिस्टर्ब अच्छा। नहीं कोई होता है ना, दिक्कत क्लास नहीं है। डिस्टर्ब नहीं होती है। ठीक है, गुड, बहुत हाँ बढ़िया। जी। जब आपसे पूछा जाए उस समय बोलेंगे तो उससे क्लास डिस्टर्ब नहीं होती है। अंकुश, पराशर, ठीक है। जब मैं लेक्चर ले रहा हूँ उसके बीच में आपको कुछ पूछना है तो आप मैसेज में डाल सकते हैं। जब टीचर आपसे खुद इंटरेक्ट कर रहा है, पूछ रहा है कि आप लोग बोलिए, तो माइक अनम्यूट करके बोलना होता है। ठीक है, अभी टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, तो आपको बताऊंगा मैं 2 वे कम्युनिकेशन क्या होता है। इंटरेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। अगर आप इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा आप क्या सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे हैं। मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, अब बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। मेरी नजर में अच्छा टीचर वही है जो स्टूडेंट को समझा पाए, जिससे स्टूडेंट समझे। और बिना इंटरेक्शन के टीचर को पता ही नहीं चलेगा स्टूडेंट समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। ऐसा समझ में, बहुत बड़े टीचर है, बहुत अच्छी क्लास लेते हैं, स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आता है तो 2 कौड़ी के टीचर है। टीचर वही जो स्टूडेंट को समझा पाए। ठीक है, तो वो मुझे तभी पता चलेगा जब आप लोग बोलेंगे। तो जब पूछा जाए तो बोलना है, जब नहीं पूछा जाए तो लेक्चर चल रहा है तो उसमें आप मैसेज कर सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होता है? पेपर 1 और पेपर 2 फॉर जनरल कैटेगरी 40% क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। जैसे पेपर 1 में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 50 का 40% कितना होगा? 20 क्वेश्चन। तो पेपर 1 में 20 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं पेपर 2 में 80 क्वेश्चन करते हैं, पेपर 1 में उनका 15 क्वेश्चन हो गया, 16 क्वेश्चन हो गया, वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, नेट भी नहीं होगा उनका। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। पेपर 2 में 100 क्वेश्चन है, 40% करेंगे तो कितना हो गया? मिनिमम 40 क्वेश्चन है,
पेपर 1 में आपने 40 क्वेश्चन सही कर दिया, पेपर 2 में 39 क्वेश्चन पे आ गए, नहीं होगा आपको क्वालिफाइंग मार्क्स। दिस क्वालिफाइंग मार्क्स, दिस परसेंटेज इज फॉर जनरल कैटेगरी। बाकी अदर कैटेगरी में ओबीसी, एससी, एसटी में 35% है, ठीक है। तो 50 का 35% करेंगे तो 17.5 आएगा, तो लगभग 18 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए पेपर 1 में अदर कैटेगरी, अदर देन जनरल। और सेम पेपर 2 में 100 का 35 करेंगे तो सीधे 35 क्वेश्चन होना चाहिए आपके पास, ठीक है। नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए पेपर 1 में अगर आप जनरल कैटेगरी का बता रहा हूँ, बाकी कैटेगरी अकॉर्डिंग आप समझ लेंगे, 30 क्वेश्चन अगर आपके हो जाते हैं, 28, 29, 30 क्वेश्चन पेपर 1 में हो जाते हैं, पेपर 2 में लगभग 70 प्लस क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, तो ये आपका धूमधाम से जेआरएफ हो जाता है। और जो स्ट्रक्चर क्या होता है एग्जाम का वो समझिए आप लोग। हम केवल सिलेबस पे पढ़ते हैं। मैं हमेशा डेमो क्लास में ये बताता हूँ, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना हो तो आपको 2 चीजों को ध्यान में रखना होगा। किसी भी एग्जाम तक पहुंचने का 2 ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, यूबीपीसीएस हो, एसएससी का हो, नेट जेआरएफ का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, व्हाटएवर कोई भी एग्जाम हो, 2 चीजों को आपको ध्यान में रखना है। एक है आपका सिलेबस और दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। सिलेबस से हमें ये पता चलता है कि क्या पढ़ना है, क्योंकि अब किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है भाई। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अननेसेसरी चीजें पढ़ते हैं, 8 घंटे पढ़ाई करते हैं, 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन काम की पढ़ाई उन्होंने 2 घंटे करी है, बाकी अननेसेसरी चीजें पढ़ रहे हैं जिसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। नॉर्मल पढ़ाई में और कॉम्पिटिटिव अप्रोच में क्या अंतर होता है? कॉम्पिटिटिव अप्रोच का मतलब ये होता है कि एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम, एज पर द नीड ऑफ द एग्जाम, किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करना है। आपके पेपर 1 के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो कंप्रीहेंशन है, इसमें बोधगम्यता जिसको बोलते हैं, जिसमें पैराग्राफ आता है, उससे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्रीहेंशन के सवाल सिर्फ नेट जेआरएफ में नहीं पूछे जाते हैं, यूपीएससी में पूछे जाते हैं, सीसेट के पेपर में, यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं, कैट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने एग्जाम होते हैं, एनडीए वगैरह में पूछे जाते हैं, डिफेंस वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन जब आपके सामने नेट का, यूजीसी नेट का पैराग्राफ वाला क्वेश्चन पूछेगा तो वहां पे आपसे क्या उम्मीद है उसको, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से कैसे पढ़ना है। तो 2 चीजें बेसिक है, नंबर 1 क्या पढ़ना है और नंबर 2 कैसे पढ़ना है। जिसने इन 2 चीज को समझ लिया उसके लिए एग्जाम टफ नहीं रहेगा, फिर आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये पता हो कि किसी चीज पे कैसे अटैक करना है, अगर आपको तरीका पता हो तो वो चीज कम समय में और बहुत इफेक्टिवली हो जाती है, ठीक है। नहीं सर इतना तो जानते हैं। अच्छा पहले का मैसेज है, मैसेज वगैरह कम पढ़ता हूं मैं, तो आप लोग इंटरेक्ट करेंगे डायरेक्ट तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट की सबसे अनिवार्य कंडीशन यही है कि चीजों को इंटरकनेक्ट करके बताई जाए। एनईपी 2020 नई शिक्षा नीति 2020 जो आपको पढ़ना है, जिससे सवाल पूछे जाते हैं, वो ये कहता है कि इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए, अंतरानुशासनिक होना चाहिए। और अंतरानुशासनिक होने का मतलब ये हुआ कि सिर्फ जब आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो केवल हिंदी नहीं पढ़ना है, आपको इतिहास के बारे में भी पता होना चाहिए, आपको दर्शन के बारे में पता होना चाहिए, आपको राजनीति विज्ञान के बारे में पता होना चाहिए, आपको मनोविज्ञान के बारे में पता होना चाहिए। और हिंदी पढ़ते हुए मनोविज्ञान उतना ही पढ़ना है जितना कि हिंदी के उस विषय को समझने में मदद मिले। हिंदी पढ़ते पढ़ते मनोविज्ञान पढ़ने नहीं लगना है, भावुक नहीं हो जाना है, ठीक है। तो इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब ये हुआ कि एक टीचर से ये उम्मीद की जाती है कि वो सिर्फ अपने विषय के बारे में समझ ना रखे, बल्कि विषय के अलावा उस विषय से संबंधित जो बाकी विषय हैं उनके बारे में भी उनको जानकारी होनी चाहिए। ये एक बड़ा रीजन है कि नेट जेआरएफ के एग्जाम में पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी आपका सब्जेक्ट है, इसके साथ ही पेपर 1 लगाया गया है, क्योंकि केवल हिंदी पढ़ने से भला नहीं होने वाला है। केवल हिंदी पढ़ करके ना तो आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, ना तो एक अच्छे रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं। रिसर्च में हिंदी के उन स्टूडेंट को ज्यादा दिक्कत होती है जो इंटरनेट नहीं यूज कर पाते, जो थोड़ी बहुत इंग्लिश नहीं पढ़ पाते, क्योंकि कुछ रिसर्च आर्टिकल इंग्लिश में ही है, अनुवाद में बेकार हो जाता है उसकी। कुछ अच्छी किताबें इंग्लिश में ही है, हिंदी में नहीं है। और ज्ञान, रिसर्च का बेसिक उद्देश्य क्या है? ज्ञान के क्षेत्र में आपका योगदान देना, नई चीजें ढूंढना। और ज्ञान केवल हिंदी में नहीं है, बाकी भाषाओं में भी है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ हिंदी का नाम मैंने इसलिए क्योंकि हिंदी के स्टूडेंट ज्यादा है। सेम कंडीशन हिस्ट्री पे भी अप्लाई होता है, इकोनॉमिक्स पे भी अप्लाई होता है, पॉलिटिकल साइंस पे अप्लाई होता है, ज्योग्राफी पे अप्लाई होता है, मैनेजमेंट पे अप्लाई होता है, लॉ पे अप्लाई होता है, सब पे अप्लाई होता है।
क्योंकि पेपर 1 में जो बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड का मतलब ये होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में कार्य करने की कुशलता कितनी है आपके अंदर। एप्टीट्यूड के एग्जाम सिर्फ नेट में नहीं, यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, मैनेजमेंट में, हर जगह पूछे जाते हैं। मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी इसको ऐड कर रहा है, वो जो 30 क्वेश्चन ऐड किए जा रहे हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पेपर 1 में पढ़ना है आपको, एनवायरमेंट, पर्यावरण के बारे में पढ़ना है। पर्यावरण मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है, सिर्फ नेट जेआरएफ पे नहीं, यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, बाकी सारे एग्जाम में। क्यों? क्योंकि आप पढ़ करके क्या करेंगे जब पर्यावरण को ही बर्बाद कर देंगे, अब जी ही नहीं पाएंगे। दिल्ली में पढ़े लिखे लोग रहते हैं, राजधानी है, ठंडियों में सांस नहीं ले पाते, आंखों में जलन होने लगती है। ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा जो पर्यावरण को ही बर्बाद कर दे। नदियों को बर्बाद कर दिया है लोगों ने, गांव तक में आरओ लगा के लोग पानी पी रहे जहां पहले नल से मीठे पानी आया करते थे। तो ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा। इसलिए आपको जनरल अवेयरनेस अबाउट एनवायरनमेंट होना चाहिए। इसके बाद आईसीटी जो आपका यूनिट है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें बेसिकली आपको कंप्यूटर और इंटरनेट के बारे में पढ़ना है। आपका मोबाइल भी एक कंप्यूटर है, तो आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, इट मींस योर ऑपरेटिंग कंप्यूटर। ठीक है, तो आपको अभी बताया मैंने कि आईसीटी के बारे में आपको पता होना ही होना चाहिए, इसके बिना आप नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा जो नया टॉपिक पिछली बार ऐड किया था, जो है भारतीय तर्कशास्त्र, इंडियन लॉजिक्स बोलते हैं, सबसे बेहतरीन टॉपिक है ये। प्राचीन काल में भारत में तर्क करने की परंपरा थी, तर्कशास्त्र, तर्क मीमांसा किया गया, वाद विवाद करने की परंपरा थी, सिर्फ भारत में नहीं पाश्चात्य में थी। प्लेटो और सुकरात आपके सिलेबस में होंगे, थिंकर्स करके, विचारक करके, पॉलिटिकल साइंस में भी है, हिंदी साहित्य में भी है, वैचारिकी करके यूनिट 4 है शायद, और बाकी जगहों पे भी है। तो वो जो विचारक थे सुकरात, जो जाने जाते हैं इसके लिए डायलेक्टिकल के माध्यम से कि वाद होता है, प्रतिवाद होता है, फिर जाके संवाद होता है। तो ये जो तर्क करने की परंपरा है वो कोई एक दिन में थोड़े आती है, तर्क करने की परंपरा। इस प्रोसेस उसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है। किसी भी विश्वविद्यालय के लिए ये जरूरी है कि वहाँ पे इस तरह के माहौल का निर्माण करे जिससे स्टूडेंट के अंदर चिंतन करने की प्रक्रिया पैदा हो, रट्टाफिकेशन की प्रक्रिया ना पैदा हो। और हमारे स्टेट के, भारत के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, कुछ विश्वविद्यालयों को छोड़ दे गिने चुने, तो शिक्षा व्यवस्था बहुत लचर है। ना तो ग्रेजुएशन में ठीक तरीके से पढ़ाया जाता है, 4-5 क्वेश्चन रट लिया, पता नहीं कौन किताब आती है, चैंपियन या पता नहीं क्या क्या आता है, पढ़ करके लोग एमए कर लेते हैं, हिंदी साहित्य कर लेते हैं। उसके बाद से उनकी जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, पढ़ नहीं पाते हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाते। ये सिर्फ हिंदी साहित्य में नहीं, बाकी विषयों में भी यही हाल है। ठीक है, तर्क करने की परंपरा होनी चाहिए विश्वविद्यालयों में, जो बोलने की आजादी होनी चाहिए, जो एक्सपेरिमेंट करने की आजादी होनी चाहिए, जो नई चीजें आने की आजादी होनी चाहिए, वो उस कदर से नहीं है जो होना चाहिए। ठीक है, जबकि प्राचीन काल में जो तर्क शास्त्र था, वो तर्क शास्त्र इसी बात पे था कि सामने वाले को बोलने का मौका देना है और फिर आगे बढ़ना है, क्योंकि जो सही विचार है वो एक व्यक्ति से ही होकर के आता है। अगर कोई एक व्यक्ति बोल रहा है इसलिए उसको चुप करा देंगे तो फिर नए विचार नहीं आ पाएंगे। भारत में जो शोध की स्थिति की इतनी बुरी हालत है, उसके पीछे बड़ा कारण ये है कि हम उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं दे पा रहे हैं जिससे नई चीजें आए। और नई चीजें आती हैं डेमोक्रेटिक स्पेस में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में। जैसे भारत क्या, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए जो हमारी प्रस्तावना है पूरी की पूरी, कि जनता का जनता के द्वारा जनता पर शासन, लेकिन वो बिहेवियर में नहीं है। गांव का स्कूल यूनिवर्सिटी कोई है, वहां कोई विधायक का लड़का पढ़ रहा है तो पूरा गुंडई चल रही है उसकी। इलाहाबाद विश्वविद्यालयों में ये हालत हो रखी है, बीएचयू जैसे संस्थानों में ये हालत हो रखी है। अभी जो शिक्षण में रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया पूरी चल रही है, आप कितना जानते हैं इस डजेंट मैटर, आप किसको जानते हैं इस बात से आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया जाएगा। और ये दिल्ली विश्वविद्यालय की हालत है, जो राजधानी में शीर्ष विश्वविद्यालयों में गिना जाता है, वहाँ ये हालत है। तो अभी किस तरह की चीजें होनी चाहिए, किस तरह की चीजें हैं, जो यथार्थ है, जो हमारी सिद्धांत है और जो हमारा व्यवहार है, उसमें कितना गैप है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का, जो मैं आपको अपनी 10 पसंदीदा किताबें बताऊंगा, उसमें से हिंदी साहित्य की भी कुछ किताबें हैं, जिसमें से आषाढ़ का एक दिन है मोहन राकेश का, कि व्यक्ति जो होना चाहता है और व्यक्ति जो है उसके बीच का जो गैप है, उसको भरने में पूरा जीवन खत्म हो जाता है। और यही अंतर्द्वंद में व्यक्ति निपट लेता है एक दिन। जो हम करना चाहते हैं वो हम कर नहीं पा रहे हैं, और जो हम कर रहे हैं वो हम करना नहीं चाहते हैं। ये जो गैप है, इससे आत्म विसर्जन का भाव आ रहा है, व्यक्ति खुद से ही कट जा रहा है, जिसको आत्म विलगाव की अवस्था बोलते हैं, कि खुद से ही खत्म हो जाना, कहानी खत्म। तो भारतीय तर्कशास्त्र में इस तरह की चीजें। सुकरात ने क्या बोला? सुकरात ने बोला कि मैं सिर्फ इसी मायने में ज्ञानी हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता।
तो जिस दिन आपको अपनी अज्ञानता का बोध हो जाए, उसी दिन समझिए कि आपको कुछ आ गया है। जो ये कहता है मुझे सब कुछ आता है, दरअसल उसको कुछ नहीं आता है। जो ये कहता है कि मुझे कुछ नहीं आता है, इट मीन्स कि उसको इस बात का ज्ञान हो गया है कि उसको कुछ नहीं आता है। ठीक है? सुकरात ने ज्ञान की जो परंपरा थी, उसको डायलेक्ट के माध्यम से स्थापित किया था। सुकरात के सामने बात करने में लोगों की नानी याद आ जाती थी, इतने तार्किक सवाल पूछते थे। तर्कशास्त्र की बात कर रहा हूं मैं। सुकरात का मानना यह था कि ज्ञान की जो परंपरा होती है वो डायलेक्ट के माध्यम से आती है। मार्क्स भी यही मानते थे, द्वंद्वात्मक स्थिति बोलते थे। और जिसमें क्या था कि सबसे पहले हमारे सामने आता है वाद, जिसको हम बोलते हैं थेसिस, और उस वाद के अगेंस्ट में जब कोई कुछ बोलता है तो उसको बोलते हैं प्रतिवाद, जिसको बोलते हैं एंटीथेसिस। ठीक है? जैसे आपने कुछ बोला, सामने वाले ने बोला भाई मैं तेरी बात से सहमत नहीं हूं बिकॉज आई हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा नहीं है, ऐसा होता है। तो जब आप कुछ बोलते हैं, सामने वाला आपसे बहस करता है। बहस करने की प्रक्रिया में कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं जहां पे आप दोनों ये कहते हैं कि भाई देख तूने जो बात बोली है ना, तेरी ये वाली बात मुझे सही लगी, इससे मैं सहमत हूँ। वो भी आपसे कहता है कि भाई तेरी ये वाली बात मुझे सही लगी, इससे मैं भी सहमत हूँ। तो परस्पर डिबेट करने के बाद एक ऐसा कॉमन पॉइंट आता है जहां दोनों लोग सहमत होते हैं, और उसी पॉइंट को बोलते हैं संवाद, सिंथेसिस बोलते हैं इसको। और ये संवाद जो होता है फिर आकर के क्या बन जाता है, वाद। एक समय में जो स्थापित होती हैं चीजें, फिर अगले समय में उसको आने वाली चीजें जो होती हैं चुनौती देती हैं, और फिर वाद से प्रतिवाद होता है, फिर संवाद होता है, फिर नई चीजें आती हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो दो सबसे बड़े आंदोलन हैं, जिसको जाने बिना आप हिंदी साहित्य के इतिहास को समझ ही नहीं सकते, उसमें सबसे पहला भक्ति आंदोलन और दूसरा नवजागरण है। दोनों ही आंदोलनों को आप देखेंगे तो जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि दोनों ही आंदोलनों के समय में दो संस्कृतियां परस्पर टकरा रही हैं। भक्ति आंदोलन के समय में इस्लाम संस्कृति भारतीय संस्कृति के साथ क्या कर रही है, डायलेक्ट कर रही है, वाद और प्रतिवाद आने के बाद। और फिर हुआ कि दोनों संस्कृतियां मिल गई, जिसको बोलते हैं सामासिक संस्कृति, मुश्तरका तहजीब, कंपोजिट कल्चर बोलते हैं। भारतीय संविधान में लिखा गया है कि हम सामासिक संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। जो हम हिंदुस्तानी की बात करते हैं वो हिंदुस्तानी दोनों को मिला करके बताता है, क्योंकि एक संस्कृति जब आती है तो दूसरे संस्कृति से उसकी क्या होगी, टकराहट होगी। टकराहट होने के बाद कुछ चीजें जो है उसमें घुल मिल जाएंगे। सूफी जो काव्य है आपका, उसी समावेश का, उसी समन्वय की चेतना का पार्ट है कि समन्वय कर देना है जो परस्पर विपरीत चीजें हैं जो दो संस्कृतियों से आई हुई हैं। ठीक है? तो क्योंकि ज्ञान के सृजन की परंपरा यही है। नवजागरण के समय क्या हो रहा है, ब्रिटिश संस्कृति और भारतीय संस्कृति से टकरा रही है। ब्रिटिश आधुनिक ज्ञान विज्ञान और भारतीय आस्था जो चल रहा था, ब्रज भाषा जो चल रहा था, और ब्रज भाषा में क्या चल रहा था, वही सारी चीजें चल रही थी। और उसके बाद वहां से आकर के आस्था की जगह तर्क स्थान लेता है, परलोक की जगह इहलोक आ जाता है, और मनुष्य आता है, भगवान की जगह मनुष्य केंद्र में आता है, और फिर अस्तित्ववाद जैसे विचार आते हैं। तो ज्ञान की जो परंपरा वो कैसे आती है, तर्क के माध्यम से आती है। और तर्क कैसे किया जाता है ये स्टूडेंट को बताया ही नहीं जाता। हम पढ़ते कैसे हमें ये नहीं बताया जाता, ये पढ़ो वो पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, बेहतरीन तरीके से पढ़ो, लेकिन कैसे पढ़ें ये कोई नहीं बताता। एन एक्ट ऑफ रीडिंग पूरी किताब है पाश्चात्य में कि पढ़ते कैसे हैं। भारत में लोग ग्रेजुएट कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कर लेते हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू रीड। जब आप कम्युनिकेशन की क्लास करेंगे, कम्युनिकेशन आपका यूनिट है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है संप्रेषण या संचार करना। ठीक है? कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन आप जब से पैदा हुए तब से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। रोना भी कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन को अगर आप डिवाइड करेंगे दो तरह के हो सकते हैं, एक वर्बल कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं शाब्दिक, और गैर शाब्दिक। गैर शाब्दिक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। शाब्दिक कम्युनिकेशन जिसमें आप वर्ड्स का यूज करते हैं, जिसमें आप भाषा का यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। और ये कैसे हो सकता है, वर्ड्स आप 3 तरीके से ही यूज कर सकते हैं। या तो आप क्या करेंगे, बोल कर करेंगे, या तो आप स्पीक करेंगे। तो स्पीक जब करेंगे, जब आप बोलेंगे तो क्या होगा, वर्ड बोलेंगे। या तो आप कैसे कर सकते हैं, या तो आप पढ़ करके करेंगे। जब पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, ये करेंगे। और आप क्या कर सकते हैं, देख कर सकते हैं, वॉच करके कर सकते हैं। तो ये भी इसमें आता है वर्ड्स। गैर शाब्दिक में जो भी आपके बॉडी के जेस्चर होते हैं, हाव भाव होते हैं, जैसे हिंदी साहित्य बिहारी लाल की कविता है, कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हिंदी साहित्य वाले हिंदी साहित्य में बिहारी लाल को पढ़ते उन्हें नहीं लगता कि कभी पेपर 1 का एग्जाम्पल भी हो सकता है। कहत नटत रिझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। तो जो नैनों से बात हो रही है, राम की शक्ति पूजा में राम और सीता जो मिल रहे हैं वाटिका में, नैनों का, नैनों से गोपन प्रिय संभाषण,
तो वो नैनो से नैनो की जो बात हो रही है उसमें क्या राम कोई शब्द बोल रहे हैं? क्या जो नायक और नायिका भरे सभा में बैठे हुए हैं और वहां पे जो नैनो से बात हो रही है, क्या वो किसी वर्ड्स का यूज कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। कहत नायक ने नायिका से कहा कि चलें, नायिका ने कहा, नटत मना कर दिया कि नहीं 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 जा सकती, चाचा भी बैठे हैं, पापा भी बैठे हैं, अगर तेरे साथ गई तो आज दिक्कत हो जाएगी। तो फिर नायक ने धीरे से इशारा किया, अरे चलो ना, क्या हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। तो नायिका रिझ गई कि बाप रे, नायक ने कैसे इशारा किया है। बोली कि ठीक है ठीक है ठीक है चलो। तो कहत नटत रिझत खिजत, फिर खिंच जाती है मिलत खिलत लजियात, और फिर दोनों सहमत हो जाते हैं और फिर वो शर्मा जाती है नायिका। तो ये क्या हुआ, पूरा एक संप्रेषण हो गया, पूरी एक बातचीत हो गई, सभा में बात हुई है, लोगों के बीच में बात हुई, लोगों को पता ही नहीं है और बात हो गई है। ये क्या है, इट्स ए कम्युनिकेशन। ठीक है। नैनो का नैनो से जब राम वाटिका में मिलते हैं सीता से पहली बार, और नैनो से नैनो का गोपन श्री प्रिय, आंखों आंखों में ही बात हो जाती है कि हे तुम पुरुष, तुम कहाँ थे, तुम ही तो हो मेरे जीवन के सब कुछ। और फिर सीता वहीं से तय कर लेती है कि जो धनुष तोड़ेंगे वो राम ही तोड़ेंगे, कोई और नहीं तोड़ सकता। आप जब से पैदा हुए क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। आप कितने अच्छे व्यक्ति हैं ये इस बात से डिसाइड होगा कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। और कम्युनिकेशन के बारे में बताया नहीं जाता लोगों को। इट्स सिलेबस, इट्स पार्ट ऑफ योर सिलेबस इन पेपर 1। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो सिलेबस को लेकर के अप्रोच करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट से जानेंगे। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही डेमो क्लास में, बाकी क्लासेस चलेंगे उसमें बात करेंगे। आप लोगों के कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप लोग मुझसे। अगर आप में से कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है मुझसे। नहीं पूछना चाहेंगे, भागवत सुनने आए थे, भागवत खत्म हो गया आप। सर हिंदी लिटरेचर आप ही पढ़ाइएगा? हिंदी लिटरेचर साक्षी मैडम पढ़ाएंगी। मैं उसका भी डेमो कुछ क्लास होगा सर? उसका डेमो क्लास है आज, अभी 7:15 बजे से है। ओके सर। सर ये जो ओबीसी फेलोशिप है सर, ये इसका प्रोसेस क्या है? बता देंगे उसका प्रोसेस, आप गूगल पे डालेंगे आ जाएगा उसका अप्लाई करने का। ये पर्सनल क्वेश्चन हो गया, बता देंगे रोहित आपको। ठीक है। जी और कोई, और किसी कोई सवाल? कोई सवाल नहीं आप लोगों के पास, कोई डाउट नहीं है? सर ये क्लास कहाँ पर होगी? क्लास इसी पर होगी, टीच मिनट पे होगी, गूगल मीट पे, दोनों पे ही होगी। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे क्लास के लिए वो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनको टारगेट ग्रुप बना हुआ है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। क्लासेस चल रही हैं। ठीक है। तो आप लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, न्यू बैच भी बनाया जा सकता है, डिपेंड्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है। तो जिसको भी करना हो वो कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है ये है 27, या साक्षी मैडम को भी आप लोग बता सकते हैं जो इंटरेस्टेड है, तो मुझे कर सकते हैं या साक्षी मैडम को कर सकते हैं, किसी को भी आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है। और कोई सवाल? ठीक है। तो 7:15 बजे से भी आप लोगों की हिंदी साहित्य की क्लास है, डेमो क्लास है, साक्षी मैडम क्लास लेंगी। तो हिंदी साहित्य के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो डेमो क्लास लेना चाहते हैं, क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, वो वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। सर चार्जेस क्या हैं क्लास के? क्लास के चार्जेस पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 और प्लस हिंदी साहित्य का चार्जेज है 12,000 रुपए। नहीं सर, मैंने पेपर 1 तो ले रखा है साक्षी मैम से। पेपर 1 साक्षी मैम से ले सकते हैं कि पेपर 2 ले रखा है आपने साक्षी मैम से? नहीं सॉरी, पेपर 2 ले रखा है साक्षी मैम से। पेपर 2 ले रखा है। तो पेपर 1 की फी है 7,500 रुपए, जिसमें आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन मिलता है और टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है। ओके। हाँ। वन टाइम पे है? 1 टाइम पेमेंट कर सकते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत है तो इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। ओके सर। और किसी कोई सवाल? तो बंद किया जाए क्लास। बोलिए भाई, हाँ या ना बोलिए। डेमोक्रेटिक क्लास का मतलब यही होता है कि जब स्टूडेंट बोलेंगे तभी क्लास बंद होगी। सर हो गया। मैं लेक्चर देने थोड़े आया हूँ, अभी अब पढ़ेंगे टीचर ओरिएंटेड टीचिंग और स्टूडेंट ओरिएंटेड, जिसमें टीचर आते हैं और लेक्चर देते चले जाते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट ने सुना कि नहीं सुना, समझा कि नहीं समझा। इस क्लास में देखिए, आपको क्लास रेगुलर करनी है, नंबर 1 कंडीशन है। रेगुलर क्लास आप नहीं कर सकते, मत ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है। तो रेगुलर क्लास करनी है,
रेगुलर क्लास जो लोग नहीं कर पाएंगे उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा, क्लास में आपको नोट्स बनाना है। मैं आपको पीडीएफ नोट्स दूंगा अलग से, लेकिन पीडीएफ नोट्स के अलावा जो चीजें समझाई जाएंगी वो आपको नोट्स बनाना है। नोट्स कैसे बनाना है वो बता देता हूं मैं। आपका ये पेज है, यहाँ पे आपको लाइन खींचनी है। जो भी चीजें आपको बताऊंगा डायग्राम के माध्यम से, चार्ट, फ्लो चार्ट, टेबल, पाई चार्ट, इसके माध्यम से बताऊंगा, उससे चीजें ज्यादा समझ में आती हैं, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे जो टॉपिक से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया कि जो आपका सिलेबस है वो क्या है, मकान है, और वो मकान एक नींव पे खड़ा है, एक बेस पे खड़ा है, जिसको बोलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। इस क्लास में जो सिलेबस में वो तो आपको बताया ही जाएगा। सिलेबस को समझने के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड है वो भी आपको बताई जाएंगी, ताकि आप सिलेबस को सिर्फ पढ़े ना, समझे ना, बल्कि इंटरनलाइज कर पाए। तो इस क्लास में हम टीचिंग के तीसरे लेवल पे काम करेंगे। पहला लेवल क्या होता है, सुनना, ठीक है। दूसरा लेवल होता है समझना, और तीसरा लेवल होता है आत्मसात कर लेना, ठीक है। आत्मसात कर लेना, सुनना का मतलब लिसन, अंडरस्टैंड और इंटरनलाइज कर लेना। आत्मसात करने का मतलब ये होता है कि जब टीचर पढ़ाते हुए टॉपिक को स्टूडेंट के प्रीवियस नॉलेज के साथ ही उसके अनुभवों से जोड़ देता है। जैसे जब मैं कुछ आपको टॉपिक बता रहा हूँ तो बिंब बनना चाहिए आपके सामने, विजुअलाइजेशन कहते हैं। इस हाईएस्ट वर्जन ऑफ टीचिंग, अगर ये आपके अंदर होने लगा है तो यहीं से क्रिएटिविटी आती है, यहीं से सृजनात्मकता आनी शुरू हो जाती है, फिर आप नई चीजों के बारे में करने लगेंगे। भारत में शिक्षण व्यवस्था या शोध की जो दुर्दशा है वो यही कारण है कि इससे लेवल बढ़ नहीं पाते हैं लोग समझने के आगे से। सामान्य समाज में क्या बोलते हैं लोग, तुमने मेरी बात सुनी लेकिन समझी नहीं। एक टीचर और एक रिसर्च स्कॉलर से ये उम्मीद की जाती है कि जो चीज बोली जा रही है वो तो सुने ही, लेकिन सामने वाला क्या कहना चाहता है, उसका आशय क्या है, उसका तात्पर्य क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आपको आपके अंदर वो कैपेसिटी बिल्डअप की जाएगी, जब आपके अंदर वो क्षमता निर्माण किया जाएगा। एनटीए इसी बात की पड़ताल करता है कि आपके अंदर वो क्षमता है कि नहीं है, इसीलिए हर यूनिट से 5 सवाल पूछता है, ताकि टीचिंग से रिलेटेड क्षमता है कि नहीं है। एप्टीट्यूड का मतलब वही है। जब यूनिट 1 शुरू होगी तो एप्टीट्यूड पे लंबी क्लास चलेगी। 2-3 यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग है, आप देख लीजिए। अभी जो 3 ओरिएंटेशन क्लास मैंने लिया है, आपको क्या टाइप करना है, जीएस नेट एकेडमी, ठीक है। यूट्यूब पे टाइप करेंगे, मेरे स्टेटस पे शेयर है वो, और जीएस नेट एकेडमी पे जाके देखेंगे। अभी कल का ओरिएंटेशन क्लास है, फिर 2 ओरिएंटेशन क्लास और है, तो वहां से आप देखेंगे तो उसमें मैंने डिटेल में क्लास लिया है, सारी चीजें हैं, वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन, टेस्ट सीरीज कैसे देना, वो सारा इन्फॉर्मेशन उस पर शेयर है, आप लोग उस पर जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो जब तक इन सारी चीजों को आप नहीं करेंगे, आत्मसात वाले लेवल पे नहीं आएंगे, क्रिएटिविटी नहीं आएगी, बेसिक कॉन्सेप्ट वाले सवाल नहीं कर पाएंगे, ये है। तो यहाँ पे आपको लिखना है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताऊंगा उसको यहाँ पे लिखना है। जैसे मैं कोई टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते बोला कि आषाढ़ का एक दिन एक अच्छी किताब है, तो वो लिखिए, उसको पढ़िए। जैसे मैं बताऊंगा द पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड एक अच्छी किताब है साइकोलॉजी से रिलेटेड, तो वो आपको करना है, तो वो यहाँ पे लिखेंगे। जब मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपके जो भी सवाल है अपने नोट में यहाँ लिख लीजिए। जैसे ही क्लास खत्म होगी तो मैं तब तक क्लास नहीं बंद करता हूँ जब तक कि आप सभी के सवालों के जवाब न दे दूं। ये मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए जरूरी है, ठीक है। तो जब भी आप सवाल नहीं पूछ लेंगे, सारे सवाल आपके लेता हूँ लास्ट में कि क्या क्या सवाल थे, उसके बाद से फिर सेशन बंद होगा उस दिन का। टाइमिंग 1 घंटे से ज्यादा की रहती है, और बेसिकली मैं टाइम बेस्ड नहीं टॉपिक बेस्ड पढ़ाता हूँ। मुझे खुद सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि जो टॉपिक आज मैंने आपको पढ़ाया वो ठीक तरीके से सबको समझ में आ गया है और मैंने उसको जस्टिफाई कर दिया है, तो फिर जाके आपकी क्लास बंद होती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है क्लास के बारे में। तो क्लास आपको डेली करना है, रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, नोट्स बनाना है, पीडीएफ नोट्स आपको अलग से मिलेंगे, वेबसाइट पे जो नोट्स हैं वो अलग से हैं, ठीक है। जो नोट्स आप बनाएंगे इसका पीडीएफ बना के आप मुझे शेयर करते हैं, वो मैं चेक भी करता हूँ सबका कि ठीक तरीके से नोट्स बनाए कि नहीं बनाया है। तीसरा इसमें क्या करना होता है आपको, जब जैसे ही आपका एक यूनिट खत्म होगा, यूनिट वाइज टेस्ट होता है। जैसे यूनिट 1 खत्म हुआ तो यूनिट वाइज टेस्ट होगा, वो सभी लोगों को टेस्ट देना जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है। नंबर 4, जब वो टेस्ट हो जाएगा तो सभी लोग अपना स्कोर शेयर करते हैं। अब तो उसको वेबसाइट से लिंक करवा देंगे तो वहीं से आ जाएगा। और टेस्ट देने के बाद आपको क्या दिया जाता है, एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, उस टेस्ट की व्याख्या, उत्तर सहित व्याख्या दिया जाता है, व्याख्या सहित उत्तर दिया जाता है, जिससे आप पढ़ते हैं और पढ़ के इस बात को समझ पाते हैं कि आपसे गलती कहाँ हुई, ठीक है। हर किसी भी व्यक्ति और समाज के विकास के लिए जरूरी है कि उसके अंदर आत्म मूल्यांकन का भाव हो, और आत्म मूल्यांकन का भाव तभी आता है जब अपनी हम गलतियों को या अपनी कमियों को ठीक ठीक पहचान पाते हैं। जब तक हम अपनी कमियों को नहीं पहचानेंगे तब तक हम उस पर काम नहीं करेंगे और हम कभी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो यूनिट वाइज टेस्ट लेने का बेसिक मतलब यही होता है कि आपको एग्जाम देने की हैबिट डालना आपके अंदर।
जो गलतियां आप टॉपिक को समझने में कर रहे हैं उसको फाइंड आउट करना, उस पर वर्क करना, ताकि अगले यूनिट पे आप वो गलतियां ना करें। उसके बाद आपको रिवीजन करना है, सारा जो नोट्स बताया गया है ये सारे स्टेप आपको फॉलो करना है। तो जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए बस आपको इतना ही करना है, विश्वास करिए। और जितने दिन क्लास चल रही है, 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने लगातार क्लास करिए। सीरियस होकर जून वाला परीक्षा देंगे, अगर कुछ मार्क्स से रुकेगा तो दिसंबर 24 में 100% आप लोगों का जेआरएफ हो जाएगा। यही सोच करके जो फी है 7,500 रखी गई है पेपर 1 की, और ड्यूरेशन 1 ईयर का रखा गया है। सेम हिंदी साहित्य में भी अगर अलग से आप ज्वाइन करते हैं तो 6,000 फी रखी गई, ड्यूरेशन 1 ईयर का रखा गया है, ताकि स्टूडेंट को एक कंप्लीट प्रिपरेशन दिया जा सके। अब एक बार में नहीं समझ में आया, 2 बार क्लास करिए, दोनों बार लाइव क्लास 2 बैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ताकि आपका जेआरएफ निकल जाए। जेआरएफ निकालना ही बेसिक पर्पस है, और कोई पर्पस नहीं इस क्लास का, ठीक है। और उसके लिए आपको करना है बस 5 स्टेप्स। ये 5 स्टेप जिसने फॉलो कर लिए उसका जेआरएफ होने से कोई रोक नहीं सकता। बस यही प्रोसेस है। जो टॉप करते हैं या जो भी करते हैं, यही रास्ता जाता है। ठीक ठाक टॉप किया है, ठीक ठाक गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, एक्सपीरियंस के बाद इतना कॉन्फिडेंस आया जो आपसे के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप सभी इसका फायदा उठा सकते हैं, आपके ऊपर है। और किसी को कुछ सवाल है जो पूछना चाहता है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। नंबर शेयर कर दिया, बाकी साक्षी मैडम का नंबर होगा ही आप लोगों के पास। जो भी अपडेट होगा आप लोग देख सकते हैं, अकॉर्डिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।